हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो अपना लेक्चर है वो है सोइल फर्टिलिटी एनालिसिस पे, यानी मृदा उर्वरता मूल्यांकन के अंदर। इससे एग्जाम ये जो टॉपिक है वो कंपटीशन लेवल से भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी लेवल से भी इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो सिक्स दिन जो सिलेबस है उसके अंदर तो सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में लगता है, और जिनके फिफ्थ दिन वाला सिलेबस चलता है थ्योरी के अंदर उनके जो है थर्ड ईयर के अंदर कोर्स चलता है। ये पांच अपने एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर करेंगे और पांच अपने बायोलॉजिकल मेथड भी करेंगे। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे देखो इसकी बहुत थ्योरी होती है, सोइल के अंदर एनालिसिस, प्लांट के अंदर एनालिसिस, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं इसके अंदर करवाऊंगा। थ्योरी पढ़ने को तो बुकें पढ़ी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो बायोलॉजिकल मेथड होते हैं या माइक्रोबियल मेथड होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो माइक्रोबियल जो मेथड होंगे वो अगले लेक्चर के अंदर कराऊंगा। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको पांच बायोलॉजिकल मेथड कराऊंगा और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो करवाऊंगा। ये जो टॉपिक है इससे कंपटीशन लेवल में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और थ्योरी लेवल के अंदर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज के अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी एनालिसिस। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं मृदा उर्वरता मूल्यांकन। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी एनालिसिस, मृदा उर्वरता मूल्यांकन। देखो इसके अंदर अपने ने टॉपिक का नाम ही क्या है, सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता। तो सबसे पहले अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपके जो थ्योरी एग्जाम होते हैं उनके अंदर इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट आती है। ठीक है, कि मृदा उर्वरता की परिभाषा लिखिए या डिफाइन सॉइल फर्टिलिटी। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लो, उसके बाद में मैं इंग्लिश मीडियम वालों को लिखाऊंगा। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे लिखाऊंगा, एक बार समझ लो मृदा उर्वरता क्या होती है। मृदा जो पौधे के वृद्धि और विकास के लिए जो पोषक तत्व प्रदान करती है उसकी जो क्षमता होती है उसी को अपने बोल देते हैं मृदा उर्वरता। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मृदा की वह क्षमता, या अपने ऐसे भी लिख सकते हैं मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता मृदा की वह क्षमता है जो पौधे के वृद्धि, विकास व उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। ठीक है, मृदा उर्वरता मृदा की वह क्षमता है जो पौधे के वृद्धि, विकास और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। आपने ये भी लिख सकते हैं मृदा की वह क्षमता जो पौधे के वृद्धि, विकास और उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, मृदा उर्वरता कहलाती है। मतलब आप किसी भी, या तो स्टार्टिंग में लिख दो या लास्ट में लिख दो, वो कैसे भी लिख सकते हो आप अपनी भाषा में, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन होती है। मतलब सोइल की जो कैपेसिटी होती है उसके न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लो, इसके बाद में मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं आपको डेफिनेशन। अब इंग्लिश में क्या बनेगी, सोइल फर्टिलिटी refers to the ability of soil to provide essential plant nutrient, या सीधा लिख सकते हो essential nutrient। soil fertility refers to the ability of soil to provide essential plant nutrient, या ऐसे लिखो, इसको हटा दो बीच में से, प्लांट को हटा दो, टू प्रोवाइड essential nutrient to the plant in adequate amount, यानी उचित मात्रा में, in adequate amount for proper growth and development। ये होती है सॉइल फर्टिलिटी की इंग्लिश में डेफिनेशन।
Soil fertility refers to the ability of soil to provide essential nutrient to the plant in adequate amount for proper growth and development. ठीक है ना, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है एडिक्वेट अमाउंट के अंदर जो प्रोवाइड कराए जाते हैं उसी को बोल देते हैं अपने सोइल। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने तो यहाँ तक करवा दिया था लेकिन वो फोन आ गया था बीच में, इसलिए सारा ही वो कैंसिल हो गया था। पहले वाला आपको अभी तक यहाँ तक करवाया हुआ था, है ना। ठीक है, तो ये सोइल फर्टिलिटी की डेफिनेशन थी, इसके बाद में मैं तो यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, वैसे मैंने बोला कि आपको आज के लेक्चर के अंदर बायोलॉजिकल मेथड कराऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, सबसे पहले अपने एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर थ्योरी तो बहुत है, ठीक है, तो थ्योरी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, कितनी पढ़ते रहो, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट वो चीज अलग है। ठीक है, ऐसे तो सोइल एनालिसिस, प्लांट एनालिसिस, उसकी थ्योरी है सारी, उसमें समझने वाला कोई चीज नहीं है, तो वो आप थ्योरी है, उसके टेलीग्राम पे आपको मैं अभी आज पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट समझने वाली चीजें हैं वो आज किसके अंदर कराऊंगा, तो अभी मैंने यहाँ तक करवा दिया था, लेकिन आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले अपने पढ़ेंगे सोइल टेस्टिंग, यानी अपने जो सोइल सैंपल लेते हैं, अपने जो सोइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन हेडिंग डाली है, मतलब मृदा उर्वरता का मूल्यांकन, ठीक है, या विश्लेषण, उसका एनालिसिस करना, तो उसके एनालिसिस कब करेंगे, जब अपने पास कोई सैंपल होगा, उसके अंदर अपने देखेंगे कि एनालिसिस कैसे करते हैं। अब ये सैंपल अपने लेबोरेटरी के भेजते हैं, अंदर भेजते हैं, वहां पे क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसकी ईसी, उसकी पीएच, सारा कुछ चेक किया जाता है। वो किससे चेक करते हैं, वो सारा अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन भी बनेंगे, तो इसीलिए मैंने ये करवाया आपको। मृदा परीक्षण है, आपको डालने हेडिंग। मृदा परीक्षण के अंदर क्या करते हैं, अपने सोइल सैंपल लेते हैं, मतलब सोइल के अंदर क्या है, वी शेप का गड्ढा होते हैं और उसके अंदर 0 से 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और खेत में 5-6 जगह से लेके और उसको एक जगह इकट्ठा करके उसके 4 भागों में बांट देते हैं, आमने सामने के 2 भाग हटा देते हैं और ये 2 भाग अपने रख लेते हैं। ये प्रोसेस तब तक की जाती है जब तक अपने पास क्या है, आधा केजी मिट्टी यानी 500 ग्राम न रह जाए तब तक। ठीक है, अब जब ये 500 ग्राम हो जाती है तो इसको क्या है, कपड़े की थैली में पैक करके इस पे लेबल वगैरह लिख देते हैं, किसान का नाम हो गया, किस तारीख को आपने सैंपल लिया है, खेत का नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो सारा लिख के अपने लेबोरेटरी के अंदर जमा करवा देते हैं और वहां पर जाके उसका एनालिसिस होता है। अब वहां पर क्या क्या प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर मैंने लिखाया था कि उसके अंदर 12 जो सोइल हेल्थ कार्ड होता है उसके अंदर 12 पैरामीटर्स की बात की जाती है। तो ये 12 वो है, पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ब्रोन, फेरस, मैग्नीज, जिंक और कॉपर, इन 12 चीजों की बात की जाती है। फिर मैंने बताया कि जो पीएच होती है वो सबसे सफिशिएंट पीएच या सबसे उचित पीएच कौन सी मानी जाती है, तो 6.5 से 7.5 की पीएच है, तो वो सबसे बढ़िया मानी जाती है फसलों को। और पीएच किससे मेजर करते हैं, इसी मीटर से। ठीक है, इसी सॉरी पीएच मीटर से, पीएच मीटर डालेंगे अपने को रीडिंग पता लग जाएगी। ठीक है, यदि 0 से 7 के बीच में आ रही तो आपकी अम्लीय मृदा है, 7 से 8.5 की पीएच दिखा रहा है तो आपकी लवणीय मृदा यानी सैलाइन सोइल, और 8.5 से ज्यादा है तो एल्कलाइन सोइल यानी क्षारीय मृदा होगी। इसके बाद में है ईसी, ईसी को बड़ी मेजर करते हैं इसी मीटर से, यदि 4 डेसिसाइमन से ज्यादा है तो आपकी लवणीय मृदा यानी सैलाइन सोइल होती है, और 4 से यदि कम है तो वो आपकी एल्कलाइन सोइल यानी क्षारीय मृदा होती है। इतना मैंने करवाया था। इसके बाद में ये मैंने बोला कि जो बाकी जो आपके बच गए ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये कैसे एनालिसिस करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसके लिए वाकले एंड ब्लैक मेथड, हिंदी में इसको वाकले और इसको ब्लैक ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो वाकले और ब्लैक मेथड जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन के लिए यूज किया जाता है, मतलब इस मेथड के द्वारा उसके अंदर पता लगाया जाता है कि ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। हालांकि अमाउंट भी लिखाऊंगा, इसकी एक टेबल बनाऊंगा जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि इतनी अमाउंट होगी तो इसकी मीडियम होगी या लो होगी या हाई अमाउंट होगी। ठीक है, अब नाइट्रोजन के लिए कौन सा, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन सीधे कि ऑर्गेनिक कार्बन के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, फास्फोरस के लिए कौन सी विधि का उपयोग। तो नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक कार्बन का तो वाकले ब्लैक हो गया, नाइट्रोजन के लिए कौन सा हो गया, क्षारीय परमैंगनेट विधि होगी यानी एल्कलाइन परमैंगनेट मेथड, इसके द्वारा अपने नाइट्रोजन का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मतलब लेबोरेटरी के अंदर जो अपने को हेल्थ कार्ड मिलता है उसके अंदर जो लिमिट लिखी होती है वो इन्हीं मेथड्स के द्वारा लिख के देते हैं अपने को। फास्फोरस का वो किससे करते हैं, ओल्सन विधि। अब देखो फास्फोरस अपने यहाँ की जो सोइल है ना, जो राजस्थान इधर वाली साइड, यहाँ पर क्या है, अम्लीय मृदा नहीं पाई जाती, जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर होती है, मतलब असम वगैरह उधर वाली साइड जो है अम्लीय मृदा ज्यादा है। तो यदि आपकी लवणीय मृदा है, क्षारीय मृदा है, ठीक है, तो उसके लिए अपने ओल्सन विधि से अपने फास्फोरस का मूल्यांकन करेंगे। और यदि आपकी सोइल एसिडिक है तो आप ब्रेज एंड कुटेज मेथड जो है उसके द्वारा अपने फास्फोरस का एनालिसिस करते हैं। तो ये 3 इसके हो गए। अब अपने आते हैं पोटेशियम पे। अच्छा, एक चीज और याद रखना,
जो फास्फोरस के अंदर ओल्सन मेथड होता है, इसके अंदर पूछा जाता है कि मृदा निष्कर्ष के लिए, ठीक है, या सोइल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, सोइल एक्सट्रैक्ट जो है वो किससे लिया जाता है, तो याद रख लेना 0.5 m NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से जो है सोइल एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया जाता है, मृदा निष्कर्ष। और ये प्राप्त करने के बाद इसमें क्या डाला जाता है, रंग विकसित करने के लिए, क्योंकि रंग विकसित करेंगे उसी के द्वारा तो अपने को पता लगेगा कि इसके अंदर फास्फोरस की कितनी मात्रा है। तो याद रख लेना अमोनियम मोलिब्डेट, ठीक है, अमोनियम मोलिब्डेट और स्टेनलेस क्लोराइड, समझो, ओल्सन मेथड से करते हैं। इसके बाद में जो अपना सोइल सैंपल होता है, सोइल एक्सट्रैक्ट, वो किससे लेते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से लेते हैं। इसके बाद में अपने इसके अंदर या तो अमोनियम मोलिब्डेट डाल दो या स्टेनलेस क्लोराइड डाल दो, इससे अपने पास एक रंग विकसित हो जाएगा उस सैंपल के अंदर, ठीक है। और इस रंग को अपने फोटो इलेक्ट्रिक यानी प्रकाश वैद्युत प्रकाश विद्युत क्लोरीमीटर यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक क्लोरीमीटर, उसके द्वारा अपने इस कलर को चेक कर लेते हैं कि कितनी उसके अंदर कलर है वो कैसा है और की मतलब फास्फोरस की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो ओल्सन मेथड के अंदर अपने ये करते हैं, इसका सोइल एक्सट्रैक्ट लेते हैं यहाँ से और इसके अंदर ये चीज डाला जाता है, उससे इसमें रंग आ जाता है, उस रंग को अपने इस मीटर के द्वारा जो है चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी अमाउंट के अंदर फास्फोरस है। 1 मिनट वीडियो चेक कर लेता हूं मैं, फिर से वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फास्फोरस तक। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, तो याद रख लेना पोटेशियम जो है इसके अंदर अमोनियम एसीटेट डाला जाता है, अमोनियम एसीटेट, ठीक है। अमोनियम एसीटेट के द्वारा अपने निष्कर्ष लेते हैं और इसको किससे नापेंगे, फिर फ्लेम फोटोमीटर से, फ्लेम फोटोमीटर। तो एग्जाम के अंदर फ्लेम फोटोमीटर का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम का निर्धारण या एनालिसिस या मूल्यांकन किसके द्वारा करते हैं, तो फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा करते हैं। या फ्लेम फोटोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, तो पोटेशियम के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर कौन सा उदासीन नॉर्मल यूज करते हैं, तो अमोनियम एसीटेट का यूज किया जाता है और उसके बाद में फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा इसकी अमाउंट ज्ञात कर ली जाती है। तो अभी अब तक अपनों ने ऑर्गेनिक कार्बन, एनपीके, इन 3-4 चीजों के बारे में बात की है। तो उसकी एक अपने टेबल बना लेते हैं कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए। तो इधर लिख लो लो, यहां पर लिख लो मीडियम और इधर लिख लो हाई। मतलब अपने लेबोरेटरी के अंदर जांच कर ली, ऐसे समझो, इन चारों चीजों की जांच कर ली। अब अपने देखते हैं कि इसकी मात्रा कितनी आई। इधर लिख लो एन पी के, ये हो गया कम, ये हो गया मध्यम और ये हो गया अधिक, ठीक है। यदि अपनों ने जो सैंपल लिया है उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 280 से कम है, नाइट्रोजन की मात्रा 280 से कम है, तो वहां की सोइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। यदि वहां की सोइल के अंदर 280 से 560 के बीच के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा आती है तो वो होती है मीडियम। और यदि 560 से ज्यादा यदि उसके अंदर नाइट्रोजन है तो वहां पे अपने समझेंगे कि नाइट्रोजन बहुत अधिक है, ठीक है, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी है। ऐसे फास्फोरस जो है इसका कितना होता है, 10 से कम, 10 से 25 और कई बुकों में 24.6 भी लिखा होता है, और फिर 25 से ज्यादा। ऐसे पोटेशियम, हालांकि ये चीज द्वारा समझाऊंगा कैसे करते हैं। इसका होता है 108 से कम, लेस देन 108, फिर 108 से 280 और 280 से ज्यादा। अब देखो आप लोगों ने फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, अच्छा इसमें एक और डालो ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन के लिए होता है लेस देन 0.5, फिर 0.5 से 0.75 और फिर 0.75 से ज्यादा। अब मान लो आप लोगों ने सोइल का एनालिसिस किया, ठीक है, उसके अंदर एनपीके और ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर अमाउंट, मान लो नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो 540 आ गई। कितनी आ गई, 540। अब देखो इसमें 540 किसके बीच में आएगा, मीडियम, ठीक है, मतलब आपकी जो सोइल थी उसके अंदर नाइट्रोजन मीडियम है, ना तो उसकी डेफिशिएंसी है ना उसकी टॉक्सिसिटी है। ऐसे मान लो फास्फोरस कितना आ गया, 8 आ गया, फास्फोरस की मात्रा 8 आ गई।
तो मान लो उसके अंदर क्या है, उसकी डेफिशिएंसी है। पोटेशियम की मात्रा मान लो 200 आ गई, तो 200 किसके बीच में आएगी, मीडियम के बीच में। ऐसे ऑर्गेनिक कार्बन मान लो 0.40 है, 0.40 किसके अंदर आएगा, उसकी डेफिशिएंसी के अंदर आएगा। इस प्रकार से एनालिसिस करते हैं। मतलब जो आईसीआर है उसने एक रेंज दे दी इसके बीच के, ठीक है, ये रेंज दे दी। अब क्या करते हैं लेबोरेटरी वाले, एनालिसिस करते हैं और उसके अंदर इस प्रकार से अमाउंट लिख देते हैं सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर, और उस हेल्थ कार्ड के अपने फिर अपने देखते हैं कि इसके अंदर मीडियम है, लो है या हाई। तो ये चीज समझ आ गई ना। मतलब ये तो इसने आईसीआर ने डाटा दिया है कि इतना इतना होगा तो लो मीडियम हाई अमाउंट होगी। फिर इसको क्या करते हैं लेबोरेटरी के अंदर जब अपने सोइल सैंपल चेक करवाते हैं तो उसमें जो अमाउंट आती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने को बता देते हैं कि आपकी सोइल में इस चीज की डेफिशिएंसी है। यदि अपने बात करेंगे गंगानगर हनुमानगढ़ रीजन की, तो वहां पर पोटेशियम जो है वो 340 तक आता है। तो 340 मतलब उसकी मात्रा अधिक है, उसकी डेफिशिएंसी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो अपने देखते हैं, कभी भी एमओपी का यूज सुना है क्या, भी अपने एमओपी डाल के आ रहे हैं, अपने डीएपी या यूरिया डालते हैं, क्योंकि डीएपी और यूरिया यानी फास्फोरस और नाइट्रोजन की इस एरिया के अंदर डेफिशिएंसी है, ठीक है, इसीलिए अपने यूरिया और डीएपी डालते हैं, ना कि एमओपी। समझ आ गया। इसके बाद में अपनों ने नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये चीज पढ़ ली। अब जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जितने भी, ठीक है, उनके लिए डीटीपीए जो है उसका यूज किया जाता है। डीटीपीए, डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन पेंटाएसिटिक एसिड, डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन पेंटाएसिटिक एसिड, ठीक है। डीटीटी जो है, डीटीपीए जो है इसका अपने यूज करते हैं और इसके द्वारा अपने को उसके अंदर जो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, बोरॉन, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, इनकी अपने को अमाउंट शो हो जाती है और अपने देख लेते हैं कि उसके अंदर डेफिशिएंसी है, टॉक्सिसिटी। जैसे मान लो जो आपका फेरस होता है उसकी क्रिटिकल लिमिट होती है 2 ppm, ठीक है। तो मैंने जो आपका न्यूट्रिएंट चैप्टर था उसके अंदर क्रिटिकल लिमिट लिखाई हुई है, वरना इसकी सभी न्यूट्रिएंट की जो क्रिटिकल लिमिट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप देख सकते हो। उस पर मैं डेली क्वेश्चन भी अपलोड करता हूँ, तो उससे आपके कंपटीशन की तैयारी भी अच्छी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये चीज थी, ये वाले जो थे, सॉरी, ये यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और एक यहां से, इस टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है कि यदि सोइल के अंदर 280 ग्राम ये चाहिए है केजी पर हेक्टेयर, ठीक है, भी इतना केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन है तो उसके अंदर उसकी कमी है, अधिकता है या मध्यम मात्रा है। तो इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब ये सारा चीज था। इसके बाद में इंडिकेटर प्लांट के द्वारा भी अपने देख सकते हैं कि वहां पर उसकी डेफिशिएंसी या नहीं। तो हेडिंग डालो सूचक पौधे, ठीक है, इंडिकेटर प्लांट। अभी आपके सबसे इंपॉर्टेंट मेथड भी आने वाले हैं जो मैंने आपको बताए थे, मिक्सचर लीक, न्यू बावर विधि, जेनी की गमला विधि, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी अपने इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये तो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कवर करवा रहा हूं ताकि आपका कंपटीशन वाला भी कवर हो जाए और थ्योरी के अंदर भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो आपकी उसको बोलते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव के अंदर आगे वाले मेथड आएंगे। इंडिकेटर प्लांट क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी के विशेष लक्षण प्रकट करते हैं, ठीक है, उसको बोल देते हैं इंडिकेटर प्लांट या सूचक पौधे। एग्जाम के अंदर सीधी इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं भाई कि सूचक पौधे की परिभाषा या डिफाइन इंडिकेटर प्लांट। तो उसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी, आप 2-3 एग्जांपल भी बता देना, अभी मैं लिखवाऊंगा एग्जांपल, वो बता सकते हो तो वहां से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी मान लो पोषक तत्व की कमी हो रही है, ठीक है, उसके विशेष लक्षण यदि वो पौधा प्रकट कर रहा है तो उसको बोल देते हैं अपने इंडिकेटर प्लांट या सूचक पौधा, ठीक है। मतलब उसकी जो सफिशिएंट होता है, ठीक है, मतलब उसके अपने इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पेशल जो उसके कैरेक्टर्स जो है वो शो करता है, तो उसको अपने इंडिकेटर प्लांट बोलेंगे। अब एग्जाम के अंदर डेफिनेशन तो आती है, इसके अलावा ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, मैं कुछ न्यूट्रिएंट के आपके लिखवा रहा हूं इंडिकेटर प्लांट, इनके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का क्या होता है, कैबेज और कॉलीफ्लावर। अब देखो वैसे तो आपकी जो 12th की बुक होती है ना उसमें हर एक न्यूट्रिएंट के 5-6 दिए होते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर एक एक ही एग्जांपल होता है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगी यदि इस प्रकार से आप पढ़ लोगे। ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फास्फोरस, फास्फोरस का इंडिकेटर प्लांट क्या होता है, मस्टर्ड यानी सरसों।
ठीक है। और अभी आगे आपको ए वैल्यू टेक्निक पढ़ाऊंगा, उसके अंदर ये पूछूंगा अभी मैं। पोटेशियम, पोटेशियम के लिए क्या होता है, आलू यानी पोटैटो, ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के लिए टमाटर यानी टोमेटो, ठीक है। बहुत सारी बुक के अंदर ये दिखाए जाते हैं, कैबेज और कॉलीफ्लावर कैल्शियम के दिखाए जाते हैं, लेकिन मेन इसका टमाटर है। उसके बाद में सल्फर, सल्फर का होता है रिजका यानी लुसर्न, रिजका को क्या बोलते हैं, लुसर्न। इसके बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का भी क्या होता है, आलू यानी पोटैटो। उसके बाद में ब्रोन, सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, बीएससी लेवल पे एएफओ की पोस्ट होती है ना, उसके अंदर ब्रोन का बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। या तो ब्रोन का कोई डिजीज पूछेंगे, या ब्रोन का इंडिकेटर प्लांट पूछेंगे, या ब्रोन का स्रोत पूछेंगे। तो ब्रोन का स्रोत क्या होता है, टॉर्मेलिन होता है, और इंडिकेटर प्लांट क्या होता है, सूरजमुखी, ठीक है। सोडियम, सोडियम का क्या होता है, चुकंदर, शुगर बीट, ठीक है। इसके बाद में मैग्नीज और मोलिब्डेनम, इन दोनों का होता है ओट यानी जई, ठीक है। और कौन से बच गए, फेरस, फेरस, फिर जिंक और कॉपर। तो फेरस का क्या होता है, सोरगम यानी ज्वार, जिंक का होता है धान यानी पेडी, और कॉपर का होता है गेहूं यानी व्हीट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का सूचक पौधा है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का है, कौन सा मैग्नीशियम का है, कौन सा ब्रोन का है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इंडिकेटर प्लांट के द्वारा, अब इंडिकेटर प्लांट मतलब मान लो आपकी ये सोइल है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने कोई फसल बीजी हुई है, और वहां पर आपने सूरजमुखी के पौधे लगा रखे दो चार। तो यदि उस सोइल के अंदर बोरोन की डेफिशिएंसी होगी, यानी उसकी कमी होगी, तो सबसे पहले जो सूरजमुखी के पौधे लगा रखे थे इस पे इसके लक्षण प्रकट होंगे, बाकी क्रॉप पे नहीं होंगे। सबसे पहले सूरजमुखी इसके लक्षण दिखाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन के सबसे पहले कौन दिखाएगा, केबेज और कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी और पत्ता गोभी। फास्फोरस के सरसों दिखाएगा। ऐसे ही फेरस के ज्वार, जिंक के धान, और गेहूं किसके दिखाता है, कॉपर के। अब ये थे तुम्हारे एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो। अब स्टार्ट होते हैं बायोलॉजिकल मेथड, और बायोलॉजिकल के अंदर सबसे पहला मेथड लिख लो, मिक्सचर टेक्निक, मिक्सचर तकनीक, ठीक है। मिक्सचर टेक्निक, मिक्सचर टेक्निक जो है आपको नाम से पता लग रहा है, मिक्सचर। अब कई बुकों में मिक्सचर भी दिया हुआ था, ठीक है ना, मिक्सचर नहीं होता, मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर एक साइंटिस्ट थे, कहां के, जर्मन, ठीक है। मिक्सचर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टेक्निक दी, इसीलिए उनका नाम मिक्सचर पड़ गया। इन्होंने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो याद रखना जई पे, ठीक है। जर्मन साइंटिस्ट थे मिक्सचर, उन्होंने ये टेक्निक दी, इसीलिए उनका इस नाम के कारण मिक्सचर इसका नाम पड़ गया। और उन्होंने जो है जई जो पौधा होता है उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और इन्होंने एक नियम भी दिया, लॉ भी दिया, लॉ ऑफ फिजियोलॉजिकल लॉ ऑफ फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे दैहिक क्रियात्मक संबंधों का नियम, लॉ ऑफ फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप, दैहिक क्रियात्मक संबंधों का नियम, ये इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या किया था, जई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और इन्होंने 3 न्यूट्रिएंट के एनालिसिस किया था। किस किस का भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनके निर्धारण के लिए इस विधि का निकाला था। अब जो एग्जाम के अंदर ये जो मेथड पढ़ाऊंगा ना 5, यहां से भी एक नंबर के क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहला तो बनता है कि लॉ ऑफ फिजियोलॉजिकल जो रिलेशनशिप है वो किसने दिया था, मिस्टर लेग ने दिया। एक जितने भी मेथड पढ़ाऊंगा उनके अंदर मैं बताऊंगा कि इस न्यूट्रिएंट का इन्होंने एनालिसिस किया, या इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के लिए मेथड पढ़ा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मिस्टर लीग टेक्निक है वो कौन से न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करती है, तो आपको पता होना चाहिए एनपीके, तीनों का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनका एनालिसिस करती है। अब इन्होंने क्या किया था, 10 गमले लिए थे। कितने, ये अपने नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। इन्होंने क्या है, 10 गमले लिए थे, ठीक है। और 10 गमलों के अंदर क्या किया था, जई को लगाया था,
ठीक है, और उसको हार्वेस्टिंग स्टेज तक उगाए रखा। अब इन्होंने किया किसी किसी, इसमें देखता हूं मैं गमला बन जाएगा क्या। हाँ अपोजिट है इसका, चलो अपने बना देते हैं। नहीं ज्यादा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने गमला बनाया। गमले लिए 10, उनका व्यास कितना था डायमीटर, तो 20 सेंटीमीटर था, और उनकी जो डेप्थ थी, गहराई थी, वो भी 20 सेंटीमीटर थी। और इसके अंदर एक पोर, अच्छा पोर ये किसके लिए होता है, एरेशन और ड्रेनेज के लिए होता है, ताकि इसके अंदर हवा का आवागमन हो सके और जो ज्यादा पानी हो वो ड्रेनेज हो सके, जल निकास हो सके। अब इन्होंने कितने गमले लिए थे, 10 गमले लिए थे। अब इनके अंदर इन्होंने क्या है, अलग अलग गमले के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट जो है उसको डाला, और उससे देखा कि डेफिशिएंसी मतलब किसी न्यूट्रिएंट की अपनी कमी रख रहे हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने 10 गमले लिए थे, तो अपने 10 गमले तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसको एक रेशियो से याद रख सकते हैं, 1 3 3 3, 3 6 3 और 1, 10 गमले हो गए ना। अब देखो यहां से समझते जाना क्या क्या इन्होंने किए थे। अब जो पहला गमला था ना, इसमें इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन नहीं दी, नाइट्रोजन को 0 रखा, फास्फोरस और पोटेशियम कंप्लीट दिया। फिर जो आगे वाले 3 गमले थे, मतलब पहला गमला हो गया, अब बाकी वाले जो 3 गमले हैं इसके अंदर इन्होंने नाइट्रोजन तो दे दिया, ठीक है, लेकिन जो फास्फोरस था उसको 0 कर दिया और पोटेशियम भी दे दिया। मतलब पहला एक गमला जो था उसके अंदर इन्होंने नाइट्रोजन नहीं दी, फास्फोरस और पोटेशियम वाले उर्वरक दे दिए। नाइट्रोजन उर्वरक नहीं दिया, सिर्फ फास्फोरस और पोटेशियम वाले उर्वरक दिए। बाकी के जो 3 गमले और थे उनके अंदर इन्होंने नाइट्रोजन और पोटेशियम उर्वरक दिए, फास्फोरस वाले उर्वरक नहीं दिए। फिर आगे वाले जो 3 गमले थे इसमें इन्होंने क्या कर दिया, नाइट्रोजन वाला भी उर्वरक दिया, फास्फोरस वाला उर्वरक दिया और पोटेशियम वाला उर्वरक नहीं दिया भाई। फिर आगे वाले जो 3 गमले थे इसमें ये कहते कि चलो भाई तीनों ही आ जाओ, अब आपको सिंगल सिंगल नहीं करें, ठीक है ना। इसके अंदर इन्होंने एनपीके तीनों को ही डाल दिया, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम वाले तीनों उर्वरक डाल दिए। तो इसके अंदर समझो ढंग से, पहला जो गमला था एक गमला, उसके अंदर इन्होंने नाइट्रोजन नहीं दिए, फास्फोरस और पोटेशियम वाले उर्वरक डाल दिए। फिर आगे वाले जो 3 गमले थे इसके अंदर इन्होंने नाइट्रोजन और पोटेशियम वाले उर्वरक डाल दिए, फास्फोरस वाले नहीं डाले, ठीक है। फिर आगे वाले जो 3 गमले थे इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले उर्वरक डाले, पोटेशियम वाले नहीं डाले, और अगले तीनों के अंदर एनपीके तीनों डाल दिए। अब साधारण भाषा में समझाऊं, चलो अपनी भाषा में आते हैं। तो इसको तो समझ लो रोटी, इसको समझ लो सब्जी, और इसको समझ लो सलाद, ठीक है। तो मेरे पास 10 स्टूडेंट थे, ठीक है। जो एक पहला स्टूडेंट बैठा था ना उसको मैंने बोल दिया कि तेरे को मैं सब्जी और सलाद 2 ही चीज दूंगा, ठीक है। मैंने बोल दिया कि मैं आपको सब्जी और सलाद 2 ही चीज दूंगा, रोटी नहीं दूंगा। अब आगे वाले जो 3 बच्चे थे उनको मैंने बोल दिया कि मैं आपको रोटी और सलाद 2 ही चीज दूंगा, सब्जी नहीं दूंगा। फिर आगे वाले जो 3 बच्चे थे ना उनको मैंने रोटी और सब्जी दोनों दे दी, लेकिन सलाद नहीं दिया। फिर लास्ट वाले जो 3 बच्चे थे मैंने उन पे दया कर ली, मैं कि चलो इनको बचा हुआ कर क्या करेंगे अपने, इनको सारे दे देते हैं। तो मैंने उनको रोटी भी दे दी, सब्जी भी दे दी और सलाद भी दे दिया। अब उनके क्या होगा, अब देखो जिस बंदे को रोटी नहीं मिली उसके पेट में ज्यादा भूख रहेगी ना, वे वो सब्जी और सलाद से इतनी भूख नहीं मिटेगी, रोटी खाएगा तभी। आगे वाले जो 3 बच्चे थे उनको मैंने रोटी और सलाद दे दिया, रोटी और सलाद से भूख मिट जाएगी, थोड़ी बहुत मिट जाएगी, लेकिन सब्जी की जरूरत होती है। फिर आगे वाले जो 3 थे इनको मैंने रोटी और सब्जी दिया था, सलाद नहीं दिया था, काम चल जाता है, थोड़ी बहुत स्वाद का फर्क रह जाता है, बाकी चल जाता है। फिर आगे वाले 3 थे ये तो कहते जी हम तो पूरा पेट भर गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर अपने तीनों उर्वरक डालेंगे वहां का जो उत्पादन होगा वो 100% ही होएगा। जहां पर अपनों ने पोटेशियम नहीं डाला, मतलब सलाद नहीं दिए, तो सलाद से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जहां पर पोटेशियम या सलाद नहीं दिया वहां पे 97% प्रोडक्शन हुआ, मत करो। फिर जहां पर अपनों ने सब्जी नहीं दी थी, रोटी और सलाद दिया था, वहां पे थोड़ी सी पोटेशियम मतलब सलाद वाले की जगह ज्यादा भूख रहेगी उसको, तो उसको भूख कितनी रहेगी भाई, 72% प्रोडक्शन हुआ वहां पे, ठीक है। और जिसको रोटी नहीं दी उसको तो ज्यादा भूख लगेगी कि सब्जी और सलाद से सर क्या भूख मिटती है मेरी। तो वो एक बच्चा था, तो वहां पर उसने बोल दिया कि सर मेरे तो 65% पेट भरा है, बाकी तो खाली पड़ा है। मतलब वहां पर 65% प्रोडक्शन हुआ, समझ आ गई चीज कि
तो मिस्टर लीक ने यही बात बोली कि जिस सोइल के अंदर एनपीके प्रॉपर अमाउंट में होंगे वहां पर 100% उत्पादन होगा, जहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी वहां पर 65% उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, फास्फोरस वाले में इतने और पोटेशियम वाले में इतने। मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट की अपने डेफिशिएंसी करेंगे तो उत्पादन पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, जब तक कि आप उसको कंप्लीट नहीं दोगे तब तक। यदि आप कंप्लीट फर्टिलाइजर डालोगे तो वहां पर आपको 100% उत्पादन मिलेगा, जहां पर आपने कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी रख दी वहां पर उत्पादन पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। बस इतनी सी थी मिस्टर लीक टेक्निक, समझ आ गई। इसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट न्यू बावर विधि। न्यू बावर पोध विधि। ठीक है, न्यू बावर पोध विधि यानी इंग्लिश में इसको न्यू बावरी बोला जाता है, न्यू बावर सीडलिंग टेक्निक। न्यू बावर सीडलिंग टेक्निक, एक सेकंड वीडियो चेक कर लेता हूं मैं। हाँ जी, ओके। अच्छा, न्यू बावर सीडलिंग टेक्निक थी, तो इसके अंदर ये जो सीडलिंग टेक्निक है वो किसने दी थी, तो याद रख लेना न्यू बावर और एंड स्लाइडर ने दी थी। ठीक है, न्यू बावर एंड स्लाइडर ने जो है न्यू बावर पोध विधि दी थी, या न्यू बावर सीडलिंग टेक्निक, या न्यू बावर अपने टेक्निक सीधा भी बोलते हैं इसको। तो न्यू बावर और स्लाइडर ने दी थी। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, अरे गाने कोने बंद कर लो। न्यू पावर और स्लाइडर ने ये मेथड दिया था। इसके अंदर भी इन्होंने किसका प्लांट का यूज किया था, जेई का यूज किया था। तो जो न्यू पावर स्लाइडर थे इन्होंने क्या किया, कांच की 3 प्यालियां ली, जिसको अपने ग्लास कप बोल सकते हैं, और उनका साइज कितना था 11 इंटू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 इंटू 7 सेंटीमीटर की 3 प्यालियां ली उन्होंने, और उसके अंदर क्या किया इन्होंने, अलग अलग उर्वरक दिया। अच्छा, न्यू पावर जो पौध विधि है, अब जैसे मैंने बोला था ना मिस्टर लीक किसके एनालिसिस करती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऐसे ही न्यू पावर सीडलिंग टेक्निक किसका करती है, फास्फोरस एंड पोटेशियम की जो डेफिशिएंसी होती है उसका एनालिसिस करती है, उसका मूल्यांकन करती है कौन, न्यू पावर पौध विधि। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि न्यू पावर विधि कौन सी पोषक तत्व की कमी का निर्धारण करती है, तो फास्फोरस और पोटेशियम का एनालिसिस करती है। अब इसके अंदर क्या किया, जो पहली कांच की प्याली थी इसके अंदर इन्होंने P2O5 दे दिया, यानी फॉस्फेट वाले उर्वरक दे दिए। इसके अंदर इन्होंने कौन से दे दिए, पोटास वाले, और इसके अंदर इन्होंने सिर्फ सोइल का यूज किया। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर बताने भूल गया मैं आपको, जो मिस्टर लीक वाली टेक्निक थी इसके अंदर जो सोइल डाली गई थी उसके अंदर 6 पौंड और 12 पौंड, ठीक है, 6 पौंड तो मर्दा का यूज किया गया था, और 12 पौंड क्या ली थी उसने, सैंड यानी बालू रेत, या जिसको अपने मोटा रेत बोलते हैं ना, वो ली थी, और 6 पौंड मर्दा ली थी। अच्छा, पौंड क्या है, एक यूनिट होती है। ठीक है, तो एक पौंड के अंदर कितना होता है भाई, कितना केजी सोइल होती है, तो याद रखना 0.454 केजी। तो 6 पौंड में कितनी हो जाएगी, 2.72 केजी, और 12 पौंड में इसका डबल 57 यानी 4.44 केजी। इतनी सोइल ली और उनको 10 गमलों के अंदर डाल दिया, समझ, ठीक है। मतलब पहले गमले के अंदर इतनी, फिर दूसरे गमले में, फिर तीसरे गमले में, ऐसे 10 गमलों में डालते गए। तो याद रख लेना इसके अंदर 6 पौंड मर्दा ली जाती है और 12 पौंड सैंड। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक रह गई थी, इसके लिए सॉरी। अब ऐसे न्यू पावर वाली पौध विधि है, इसके अंदर अपने क्या करते हैं कि मिट्टी का यूज करेंगे इसके अंदर भी। इसके अंदर क्या लिया जाता है, 100 ग्राम मर्दा लेते हैं और 50 ग्राम लेते हैं बालू। ठीक है, 100 ग्राम मर्दा लेते हैं और 50 ग्राम बालू लेते हैं, और इसकी 3 प्याले लेते हैं, इसमें एक में फॉस्फेट, एक में पोटास और एक में सोय डालते हैं। इन दोनों के अंदर सोय नहीं डाला जाता है। अब क्या करते हैं, 100 पौधे लिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, 100 पौधों को इन 3 प्यालियों के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, और कितने दिन के लिए, लगभग 15 से 18 दिन के लिए। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं 17 से 18 दिन, या अपने बोल सकते हैं 15 से 18 दिन के लिए इसके अंदर पौधों को लगा के छोड़ देते हैं। और उसके बाद में देखते हैं कि जहां पर अपनों ने उर्वरक डाला था उसमें से फास्फोरस और पोटेशियम का कितना यूज किया गया, और जहां पर सिर्फ सोइल थी वहां से कितना फास्फोरस और पोटेशियम यूज किया। तो इनको आपस में गिराकर एक नंबर दिया जाता है, जिसको बोल देते हैं अपने न्यू पावर नंबर। ठीक है, न्यू पावर और स्लाइडर ने दी थी।
जेई के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। फास्फोरस जो पोटेशियम उसकी डेफिशिएंसी यानी उसकी कमी का पता लगाते हैं। इसके अंदर 3 प्यालियां लेते हैं 11 × 7 सेंटीमीटर की, ठीक है, और इसके अंदर 100 ग्राम मृदा और 50 ग्राम बालू का यूज करते हैं। पहले वाली जो प्याली होती है उसमें फॉस्फेट डालते हैं, दूसरे वाले में पोटास और तीसरे वाले में सॉइल। इन दोनों के अंदर मिट्टी का यूज नहीं होता है। अब इसके अंदर जितना फास्फोरस पौधे ने यूज किया है और इसके अंदर जितना फास्फोरस यूज किया है, इनको आपस में घटाकर एक नंबर दिया जाता है जिसको बोलते हैं न्यू पावर नंबर। और कितने दिन तक रखा जाता है तो ये भी याद रख लेना, 15 से 18 दिन तक। अब मेन बात आती है कि जो न्यू पावर नंबर होता है, न्यू पावर नंबर, वो उसके अकॉर्डिंग अपने देख सकते हैं कि उसकी फास्फोरस की डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी, तो उसका न्यू पावर नंबर लिख लो। और न्यू पावर नंबर जो है वो किस में नोट किया जाता है वो भी लिख लो, न्यू पावर नंबर। तो अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग न्यू पावर नंबर होता है, ठीक है। इसको mg पर 100 ग्राम ड्राई सॉइल, यानी 100 ग्राम शुष्क मृदा के अंदर कितने मिलीग्राम पोषक तत्व है वो होता है न्यू पावर नंबर, ठीक है। तो एक साइड लिख लो पोषक तत्व और यहां पे लिख लो फसल। अब अलग अलग फसल की लिखते जाना। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं जौ की, फिर जई, फिर राई, राई के बाद में आता है गेहूं, गेहूं के बाद में आता है टर्निप, फिर आता है आलू, फिर आता है चुकंदर। यहां से एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे तरीके से लिख लेना। पहले अपने लिखेंगे P2O5 और फिर लिखेंगे K2O। तो जौ के लिए न्यू पावर नंबर कितना होता है फास्फोरस के लिए 6 6 5 5 7 6 6। ऐसे ही पोटेशियम के लिए 24 21 27 फिर 20 फिर 39 फिर 37 और फिर 25। अब इसका मतलब क्या है, ये होती है न्यू पावर नंबर की टेबल। अब इसका मतलब क्या है कि यदि आपकी जो सोइल थी उसके अंदर जई आपने प्लांट लगाया और वहां पर जो न्यू पावर नंबर आया वो 6 आया, मतलब 100 ग्राम शुष्क मृदा के अंदर यदि 6 मिलीग्राम फास्फोरस है तो वो उसके लिए क्रांतिक स्तर है। यदि 6 ग्राम से कम उसके अंदर आता है तो उसकी डेफिशिएंसी है। और ऐसे यदि जई के खेत के अंदर 100 ग्राम शुष्क मृदा के अंदर 21 मिलीग्राम से यदि पोटास कम है तो वहां पर उसकी डेफिशिएंसी होगी। मतलब ये जितने भी नंबर है ये है क्रिटिकल नंबर, ठीक है। यदि इनसे कम आता है 100 ग्राम मृदा के अंदर इनकी कम अमाउंट आती है तो वहां पर उसकी डेफिशिएंसी होगी, और यदि इससे ज्यादा आते हैं तो वहां पर उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये चीज अच्छे तरीके से पता होनी, एग्जाम के अंदर ये बना के आनी होती है आपको टेबल, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये होती है न्यू पावर विधि, इसके अंदर ये इतना थ्योरी लिखनी होती है और उसके बाद में ये टेबल बना सकते हो। और एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है कि जेई के लिए न्यू पावर नंबर कितना होता है फास्फोरस का, पोटेशियम का कितना होता है, ये कितना होता है। ये चीज आप अच्छे तरीके से नोट कर लो, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। इसके बाद में आता है मिक्सचर लीक हो गया, न्यू पावर हो गया, फिर आती है जेनी की गमला विधि। जेनी गमला विधि यानी जेनी पॉट कल्चर टेक्निक। जेनी पॉट कल्चर टेक्निक। अच्छा, ये किसी नाम से पता लग रहा है जेनी ने दी थी, ठीक है। कब दी थी? 1930 के अंदर। जेनी की गमला विधि 1930 के अंदर जेनी ने दी थी। अच्छा, इसके अंदर कितनी सोइल यूज करते हैं तो 4 पौंड मृदा का यूज किया जाता है, ठीक है। 4 पौंड का मतलब हो गया 1.81 केजी सोइल, ठीक है। 1.81 केजी सोइल जो है उसका यूज किया जाता है, यानी 4 पौंड मृदा का यूज किया जाता है। इसके अंदर अपने गमला लेते हैं, इसके अंदर अपने एक इंडिकेटर प्लांट यानी सूचक पौधे को लगाते हैं, और वो सूचक पौधा क्या होता है? सलाद, ठीक है। सलाद का साइंटिफिक नेम क्या होता है? लेक्टुका स्टाइवा लॉन्गिफोलिया।
ठीक है। लैक्टुका स्टाइवा लॉन्गिफोलिया, ये सूचक पौधा अपने यूज करते हैं सलाद के रूप में, ठीक है। और सलाद का साइंटिफिक नेम भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, लैक्टुका स्टाइवा लॉन्गिफोलिया, ठीक है। तो 4 पाउंड मर्दा यूज करते हैं, उसको केजी में देखेंगे तो 1.81 केजी हो जाएगा। सूचक पौधा यूज करते हैं सलाद और लैक्टुका स्टाइवा लॉन्गिफोलिया। अब इसको क्या करते हैं, तो उसके अंदर गमले के अंदर लगाते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, इसको 8 सप्ताह शीतकाल यानी विंटर सीजन में रखते हैं, ठीक है। और इसको 6 सप्ताह ग्रीष्म काल यानी समर सीजन में रखते हैं, ठीक है। 8 सप्ताह किस में रखेंगे, विंटर सीजन में, और 6 सप्ताह इसको समर सीजन में रखेंगे। और उसके बाद में इसका एनालिसिस कर देंगे कि इसने सोइल से जो है मिट्टी से कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में लिए थे। जो जेनिकी गमला विधि है ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करती है, तो याद रखना 5 न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन कौन से, एन, पी, के, सल्फर और कैल्शियम। इन 5 तत्वों का मूल्यांकन करती है जेनिकी गमला विधि। इसके अंदर अपने 1930 में जेनी ने दी थी। 4 पाउंड मर्दा का यूज करते हैं और इसके अंदर एक सूचक पौधा लगाया जाता है, ठीक है, कौन सा, सलाद, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लैक्टुका स्टाइवा लॉन्जिफोलिया। और इसको 8 सप्ताह शीतकाल और 6 सप्ताह ग्रीष्म काल में लगाते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि इसने सोइल से कौन कौन से न्यूट्रिएंट कितने यूज किए। तो इसकी भी एक टेबल बनती है, वो टेबल बना लो। एक होती है निश्चित कमी, एक होती है अनिश्चित, सॉरी पहले लिख लो संभावित, संभावित कमी इंग्लिश में बताऊंगा। और लास्ट में आता है अनिश्चित। ये देख लेना भाई, माइंड से स्किप हो गया, मात्रा पहले आएगी या बाद में, इतना चलता है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं फिक्स्ड डेफिशिएंसी, ठीक है। या इसको डेफिनेट भी बोलते हैं, इसको डेफिनेट डेफिशिएंसी, इसको बोलते हैं पॉसिबल डेफिशिएंसी, और इसको बोलते हैं इनडेफिनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं डेफिनेट फिक्स्ड या डेफिनेट डेफिशिएंसी, इसको पॉसिबल, और इसको बोलते हैं इनडेफिनेट डेफिशिएंसी। तो जो जेनी वाली थी ये 5 करता है, एन, पी, के, सल्फर और कैल्शियम। इन 5 न्यूट्रिएंट के एनालिसिस के लिए मेथड यूज होता है। निश्चित कमी मतलब उस चीज की, जैसे मान लो नाइट्रोजन की निश्चित कमी 20% दी होती है, ये सारी वैल्यू परसेंट में होगी, यानी उसके अंदर 20% तक नाइट्रोजन है तो उसकी कमी है। संभावित कमी मान लो इसकी वैल्यू होती है 20 से 50, मतलब 20 से 50 के बीच में, तो संभावना है कि वहां पे डेफिशिएंसी उसकी पाई जा सकती है। और अनिश्चित कमी के अंदर इसकी वैल्यू आती है, वो आती है 51 से 70, ठीक है। मतलब निश्चित नहीं है, देखो 51 से 70% वहां पर क्या है, उसकी अनिश्चित कमी, मतलब उसकी अनिश्चित है, मतलब वो वहां पे डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये इसकी अलग अलग यूनिट चलती है। यदि वहां पे 20% है, मतलब वहां पे क्या है, निश्चित कमी 20% का मतलब हो गया कि वहां पर 20% तक कमी उसकी पाई जा सकती है, ठीक है। संभावित कमी या निश्चित कमी, तो इनका डाटा याद रखना पड़ता है। ऐसे फास्फोरस का ये सेम ही रहता है 20%, ये भी सेम होता है 20 से 50, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाता है 51 से 65। ऐसे ही पोटेशियम का कितना होता है 50%, 70 ही लिखो, 70%, यहाँ पे 70 से 75 और यहाँ पे 76 से 83%। फिर इसका सल्फर का भी 20%, फिर यहाँ पर 20 से 50 और यहाँ पे 51 से 70, ठीक है। कैल्शियम का 50, फिर 50 से 65 और यहाँ पे 66 से 80, सॉरी 76, 55 लिखो यहाँ पे 55, फिर यहाँ पे 55 से 65 और यहाँ पे सॉरी गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे आता है 75 और यहाँ पे 76 से
80%। तो ये इसकी टेबल होती है, इसको अच्छे से नोट कर लो, एग्जाम के अंदर आता ही आता है। ठीक है, ये इसके अंदर ये वाला है ना सल्फर वाला, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ये नहीं होएगा इसका, इसका चेंज कर लो भाई। 66 होता है इसका, 66 से स्टार्ट होती है, 66 और 66 से फिर 76, हाँ, और ये फिर 77 से 83% होता है। और ये वाला 70 से 75 और 76 से 83, हाँ। इसमें की बुक के सॉरी के बुक के अंदर ये वाला डाटा है ना, ये अलग लिखा होता है जो पोटेशियम वाला है, लेकिन कुछ बुक ऑथेंटिक इसी को मानती है। ठीक है ना, तो ये लिख लो आप 70 से 83 वाला, और कई बुक यहाँ पे इसको 44 भी कर देती है, 80 भी कर देती है। ठीक है ना, तो आप इसके ओब्लिक लगा के लिख लो यहाँ पे 76 से 80। ठीक है, कई बुक इसको 83 मानती है, कई 80 मानती है। तो ये वाली थी, इसके अंदर ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जेनी वाली नहीं आती, ज्यादातर आती है न्यू पावर या मिक्सर लीक, और इसके बाद में एक ए वैल्यू टेक्निक आती है, ए मान तकनीक। ठीक है ना, ए वैल्यू टेक्निक। ए वैल्यू टेक्निक, अब ए वैल्यू टेक्निक जो है वो किसने दी थी, तो 1952 के अंदर। इसका साइंटिस्ट बहुत पूछा जाता है, तो याद रख लेना। ए वैल्यू जो टेक्निक थी 1952 के अंदर किसने दी थी, तो फ्राइड व डीन ने। ठीक है, फ्राइड एंड डीन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ए वैल्यू टेक्निक दी थी। ठीक है ना, और ये कौन से न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करती है, तो फॉस्फेट का, यानी P2O5 जो होते हैं, यानी फास्फोरस जो होता है उसका एनालिसिस करती है। अभी अपने जितना न्यूट्रिएंट पढ़े थे उसके अंदर क्या थे, 4-5 आ रहे थे, ये सिंगल बंदा है अभी। ठीक है, ये अपने वाले के लिए लोयल है। ठीक है, तो ए वैल्यू जो टेक्निक होती है फ्राइड और डीन ने दी थी, ये सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करते हैं, वो कौन सा आ जाता है अभी आपका P2O5। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, अपने एक ऐसा उर्वरक लेते हैं जिसके अंदर क्या हो, रेडियो एक्टिव हो। ठीक है, कौन सा, P32। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक ऐसा फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस का एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे फास्फोरस उर्वरक का यूज किया जाता है जिसमें रेडियो एक्टिव को हिंदी में भी रेडियो एक्टिव लिखा जाता है इसे। P32 युक्त एक फास्फोरस उर्वरक लेते हैं और उसको मतलब सॉइल के अंदर मिक्स करके, ठीक है, और इसके अंदर अपने प्लांट ग्रो करते हैं, और उसके अंदर देख लेते हैं कि उसने इस वाले उर्वरक से कितना फास्फोरस लिया और जो मृदा के अंदर फास्फोरस था वहां से कितना लिया, तो इन दोनों की अलग अलग मात्रा। तो थ्योरी आ जाए तो क्या लिखना होता है कि ए वैल्यू टेक्निक 1952 में फ्राइड और डीन ने दी थी। ये P2O5 का एनालिसिस करने के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि पौधे को जो एक फास्फोरस युक्त उर्वरक ऐसा लिया जाता है जिसमें रेडियो एक्टिव P32 हो। ठीक है, तो इस उर्वरक की अपने एक ज्ञात मात्रा लेते हैं और उसके अंदर उसको मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिलाने के बाद उसमें पौधा लगाते हैं, और इसके अंदर कौन सा पौधा लगाएंगे भी, तो फास्फोरस का सूचक पौधा क्या बताया था मैंने, सरसों। ठीक है, तो सरसों का पौधा लगा देते हैं, सूचक पौधा लगा देते हैं, और उसके बाद में अपने देख लेते हैं कि उसने जो अपनों ने उर्वरक डाला था, क्योंकि अपनों ने इसकी ज्ञात मात्रा डाली है ना, ठीक है, मतलब मेजर्ड वैल्यू डाली है, तो अपने को पता लग जाएगा कि इससे कितना फास्फोरस लिया और इससे कितना फास्फोरस लिया, और उन दोनों को अपने आपस में अलग अलग करके अमाउंट उसकी देख सकते हैं कि कहां से कितना फास्फोरस ले रहा है। वैसे देखा जाए तो ये बराबर ही लेता है सॉइल से भी और उर्वरक से भी, इसीलिए इसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन इसका एग्जाम के अंदर फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, A=B1-Y/y। एग्जाम के अंदर सीधे फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कि ए वैल्यू टेक्निक का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये क्या होता है, ए का मतलब
प्राप्य फास्फोरस, ठीक है, अवेलेबल फास्फोरस। बी, जो अपनों ने फास्फोरस इसको दी है, ठीक है, फास्फोरस जो उर्वरक डाला था ना जिसमें रेडियो एक्टिव P32 ही होता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ए वैल्यू टेक्निक के अंदर कौन से रेडियो एक्टिव वाला उर्वरक यूज किया जाता है, तो P32, ठीक है। और वाई क्या होता है इसके अंदर, जो प्लांट ने अपनों ने जो फर्टिलाइजर डाला था उससे उन्हें प्लांट ने जितनी फास्फोरस अवशोषित की है उसको अपने वाई बोल देते हैं, ठीक है। मतलब पौधे द्वारा फास्फोरस उर्वरक से लिया गया फास्फोरस, ठीक है। तो ये होती है ए बी वन माइनस वाई अपॉन में वाई। तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, पहले वन है फिर वाई है, ठीक है। एग्जाम के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये वाली वैल्यू टेक्निक थी। अब लास्ट आती है स्टैनफोर्ड, क्या था, स्टैनफोर्ड एंड डेमेंट तकनीक, ये लास्ट है, ठीक है। स्टैनफोर्ड एंड डेमेंट तकनीक, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है स्टैनफोर्ड और डेमेंट ने दी थी। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये भी एक कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड जानते होंगे ना, तो गोल कार्डबोर्ड जो बॉक्स होता है उसको लिया जाता है, ठीक है। गोल कार्डबोर्ड वाला बॉक्स लिया जाता है जिसके अंदर क्या हो, मोम लगा हो, ठीक है, यानी वैक्सिंग की हो जिसके अंदर। ऐसा अपने गोल कार्डबोर्ड बॉक्स लेते हैं और एक इसी समान साइज का एक बर्तन लिया जाता है, या अपने बोल सकते हैं कोई भी कटोरी ली जाती है और उसके अंदर 380 ग्राम मर्दा मिला दी जाती है। एक गोल कार्डबोर्ड लेते हैं जिसके अंदर मोम लगा हो, उसी समान साइज का एक बर्तन लेते हैं जिसके अंदर 380 ग्राम अपने मिट्टी मिला देते हैं, सॉइल मिला देते हैं, और इस कार्डबोर्ड को इसके ऊपर लगा दिया जाता है और इसके अंदर 1.25 सेंटीमीटर की गहराई पर पौधे लगाते हैं। चाहे गेहूं का लगा लो, ठीक है, जई का लगा लो, किसी का भी, या मक्का का लगा लो, ठीक है। ये इसके पौधे लगाए जाते हैं, इसकी रो बना के इसमें, और गहराई कितनी रखते हैं, 1.25 सेंटीमीटर। अब इस कार्डबोर्ड को इसके ऊपर रख देंगे तो मतलब इस प्रकार बन जाएगा ना ये। अब आप लोगों को पता है ये इसके ऊपर रख रहे हैं तो इसका जो सरफेस होता है, पेंदा होता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। मतलब ये मान लो, अभी आपको दिखाता हूं, जैसे ये मेरे माइक वाला बॉक्स है, तो ठीक है, ये जैसे इस प्रकार गोल हो गया, तो इसके ये वाला जो सरफेस है ना, ये तो ऊपर से बंद रही थी, ठीक है, और ये वाला जो है ना, ये देखो सुराग दिख रहा है ना, आ जा रहा है अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो पेंदा होता है इसको हटा देते हैं, ऊपर से बंद रखते हैं। तो ये वाला जो बॉक्स था इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, सेम साइज के, और उसके बाद में यहाँ पे प्लांट ग्रो होने देते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब 17 से 18 दिन हो जाते हैं ना, या अपने 17 से 18 दिन बोल दो, या अपने कई बुक्स के अंदर ये भी लिखा होता है कि 2 से 3 सप्ताह, ठीक है, या तो 17 से 18 दिन बोल दो या 2 से 3 सप्ताह बोल दो। 2 से 3 सप्ताह का मतलब कितना हो गया, 14 से 21 दिन, ठीक है। तो इसका जो मीडियम वैल्यू है वो मैंने बता दिया आपको, 14 से 18, या अपने 14 से 21 या 2 से 3 सप्ताह भी लिख सकते हैं। इतने दिन इसमें प्लांट उगने देते हैं। अब इसके बाद में क्या करते हैं, एक और जो है बॉक्स लिया जाता है इसी समान साइज का, ठीक है, और उसके अंदर कितने हैं, 280 ग्राम मिट्टी डाल के इसमें उर्वरक भी डाल देते हैं, ठीक है, इसमें उर्वरक भी डाल दिया जाता है। 280 ग्राम मिट्टी लेते हैं और इसमें उर्वरक डाल देते हैं, और इसके ऊपर क्या कर देते हैं, जाली बना देते हैं। अब जाली बनाने के बाद ये वाली जो यहाँ की पौध थी ना, इस सारी को मिट्टी समेत उठा के और इस कार्डबोर्ड के अंदर ये फिक्स हो जाएगी ना। अब मान लो कार्ड येलो पे नहीं है क्या, अब कार्डबोर्ड जो था वो यहाँ तक आ गया। अब अपने देखते ना कुछ दिन मिट्टी रह जाती है तो वो उसके अंदर चिपक जाती है, पैक हो जाता है, तो इस पूरे को उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। अब पौधे की जो जड़ी थी वो क्या होगी, अभी आपको अलग कलर से दिखा देता हूं मैं। अब जो जड़ी थी वो इसको क्रॉस करनी स्टार्ट हो जाएगी जाली को, और उसके बाद में क्या होगी, यहाँ से जो न्यूट्रिएंट थी वो लेना स्टार्ट कर देगी। तो जब जड़ी इसको क्रॉस कर जाती है तो उसके 5 दिन बाद अपन एनालिसिस कर लेते हैं कि इसने यहाँ से कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में लिया है। बस इतनी थी ये स्टैनफोर्ड और डेमेंट तकनीक की। इसके अंदर एक कार्डबोर्ड वाला गोल बॉक्स लेते हैं जिसके अंदर वैक्स लगी हो, और उसको एक पैली या अपने बोर्ड से बर्तन में लेते हैं जिसमें 380 ग्राम मरता है, उसके ऊपर इसको विस्थापित कर देते हैं और इसमें 1.25 सेंटीमीटर गहराई में पौध लगा देते हैं, गेहूं जो कुछ भी लगा दो। और उसके बाद में क्या करते हैं, दूसरा बर्तन लेते हैं, उसके अंदर 280 ग्राम मरता डालते हैं
और इस कार्डबोर्ड समेत ही पौधों को इसके ऊपर स्थापित कर देते हैं जाल बना के। फिर जाल से जब जड़ें क्रॉस कर जाती है तो नीचे से न्यूट्रिएंट लेना स्टार्ट कर देती है और 5 दिन बाद अपने एनालिसिस इसका कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में लिया है। तो ये आज की थी 17 स्लाइडों के अंदर अपना पूरा टॉपिक कर लिया, 5 मेथड सारे हो गए। अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं जैसे माइक्रोबियल मेथड, एजेटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरिलम हो गया, कनिंग मेला हो गया, CO2 एक्सट्रैक्शन मेथड हो गया, सारे मैं आपको करवाऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा। और इसके अंदर एक चीज, एक मिनट रुको, मिस्टर लिक वाले के अंदर मैंने हाँ ये लिखा दी ना सॉइल, हाँ बस ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो ये आज का अपना टॉपिक था। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज भाइयों सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। यदि आपको कोई भी चीज में टॉपिक में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला जो लेक्चर है जिसके अंदर माइक्रोबियल मेथड कराऊंगा उसके अंदर आपके सारे डाउट कवर कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना। थैंक यू।